टेक्निकल राइटिंग का पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग बड़वानी यूनिवर्सिटी का जो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है टेक्निकल राइटिंग, ये 4 ईयर ग्रेजुएशन एनईपी का तहत है 2023 का न्यू सिलेबस के तहत। तो वो टेक्निकल राइटिंग का पेपर का हर एक पॉइंट हम लोग सिलेबस बाय सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, 3 वीडियो से पहले ऑलरेडी आ चुका है, ये चौथा वीडियो है। और चैनल में प्ले लिस्ट है आपका टेक्निकल राइटिंग, उसमें आपको सारा वीडियोस मिल जाएगा जो अब तक आया है, और इससे आगे और भी वीडियोस आएगा। ठीक है, तो अगर आप टेक्निकल राइटिंग पेपर को लेकर समस्या में हैं तो आप एकदम सही जगह में, आपको टेंशन करने का कोई दरकार नहीं। बस हम लोग का वीडियो को देखते रहिए, सारा एग्जाम आपका निश्चिंत रहेगा, ये मेरा गारंटी है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेक्निकल राइटर्स को लेकर के। तो उससे डायरेक्ट इस टॉपिक से आने से पहले थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं कि टेक्निकल राइटर्स कौन है या टेक्निकल राइटिंग क्या है। देखिए, टेक्निकल राइटिंग एक ऐसा राइटिंग शैली है जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड या टेक्निकलिटीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको आसान भाषा में सहज सरल तरीके से पेश किया जाता है, जिससे कि यूज़र जो है ना उस टेक्नोलॉजी का या उस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोडक्ट जो भी है उसका जो यूज़र है उसको सुविधा हो समझने में। ठीक है ना। अब जो व्यक्ति इस लिखने का काम को करते हैं या ये डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है टेक्निकल राइटर्स। अब क्या कोई भी टेक्निकल राइटर बन सकता है? जी हाँ, टेक्निकल राइटर कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसको नॉलेज जरूरी है ही फील्ड का रिलेटेड। ठीक है, जो भी टेक्निकल, मान लीजिए कि वो कोई लैपटॉप डेस्कटॉप को लेकर अगर कोई टेक्निकल राइटिंग कर रहा है, या कोई एसी फ्रिज का लेके कोई कर रहा है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर को लेकर कर रहा है, कोई एआई लेके कर रहा है, तो हर फील्ड का स्पेसिफिक नॉलेज तो उसको रहना जरूरी है, दैट इज मस्ट। बट उसको छोड़ करके भी कुछ और भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं एक टेक्निकल राइटर का, जो उसको फॉलो करना पड़ता है, ताकि जो टेक्निकल राइटिंग का मेन उद्देश्य है कि कस्टमर को या क्लाइंट को या यूजर को समझ में आ सके, कॉम्प्लेक्स जो काफी जटिल इंफॉर्मेशन है, ना समझने वाला जो टेक्निकल समस्याएं हैं, वो बहुत आसानी से दर्शकों को या यूजर को समझ में आए, ये टारगेट पूरा हो, इसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना पड़ता है। आज वही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज कम्युनिकेशन फैसिलिटेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो हम लोग आम बात करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ आइडिया एक्सचेंज करना, और फैसिलिटेशन का मतलब कि सुविधा करना, एडवांटेज करना। ठीक है, तो सबसे पहला कर्तव्य है या रोल है टेक्निकल राइटर का कि वो अपना जो भी टेक्निकल राइटिंग कर रहा हो, चाहे वो यूजर मैनुअल लिख रहा हो या कोई गाइड लिख रहा हो, या मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट लिख रहा हो कि ट्रेनिंग मटेरियल लिख रहा हो, कुछ भी वो लिख रहा हो, उसमें जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना, वो सही सही बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, आदमी को पढ़ करके समझ में आए कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, पढ़ करके कोई दुविधा में आदमी ना रहे कि ये क्या ये बोलना चाहा या इसमें कुछ और बताना गया, ये कंफ्यूजन ना रहे, पूरा क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज डॉक्यूमेंट क्रिएशन। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करना टेक्निकल राइटिंग का एक बहुत ही बड़ा पहलू है, चाहे वो आप कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, क्यों नहीं, वो आप गाइड्स, जैसे मैंने बोला कि आप यूजर मैनुअल्स यूज कर सकते हो, गाइड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, व्हाइट पेपर यूज कर सकते हो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, पैम्फलेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब उसको सही मायने में क्रिएट करना, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट आप कैसे भी क्रिएट नहीं कर सकते, इसका कुछ फॉर्मेट्स रहता है, इसका कुछ मतलब रूल्स रहता है। तो सारे रूल्स को मान करके, स्ट्रक्चर सही रखे, लैंग्वेज सही रखे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ताकि उस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके भी कोई भी एंड यूजर बहुत ही आसानी से सारा चीज उसको समझ में आ सके। तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना दूसरा बड़ा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो 3 नंबर में आता है दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। यही एक ऐसा कड़ी है जो सारा टेक्निकल राइटिंग का जो बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको एक जगह में आकर के जोड़ता है। ठीक है, कि आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको आसान कर देना है। किस चीज को आसान करना है? कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। कॉम्प्लेक्स यानी जो बहुत ही कठिन या बहुत ही जटिल होता है, जो आम आदमी को समझ में उतना ज्यादा आता नहीं। देखिए, ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी का आजकल जो गिरत है ना, मॉडर्न लाइफ में टेक्नोलॉजी हर जगह आपको मिलेगा, कहाँ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हर आप एक छोटा एक दुकान में चल जाइए, वहां पे भी आज आपको फोन पे यूपीआई का वॉलेट कोड मिल जाएगा, क्यूआर कोड मिल जाएगा, तो उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है ना। आप अस्पताल में चल जाइए, बैंक में चल जाइए, पोस्ट ऑफिस में चल जाइए, हर जगह आपको सिस्टम मिलेगा, हार्डवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूजर्स भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो अवेयरनेस है ना, वो लेकिन उस हद तक नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए इन टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस को भी बहुत आसानी से रिले करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही काम मेनली करते हैं टेक्निकल राइटर्स। ठीक है, इसीलिए टेक्निकल राइटर को
कोई भी काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होता है, जो थोड़ा जटिल कंसेप्ट होता है, उसको तोड़ करके एकदम आसान शब्दों में बयां करना, आसानी से समझाना, ये खूबी उसको आना ही आना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोलैबोरेशन विथ एसएमईज। अब एसएमई मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यानी कोई भी फील्ड का जो स्पेसिफिक नॉलेज रखता हो, एक्सपर्ट नॉलेज रखता हो। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को जो भी इंस्टॉल कर रहा है या सॉफ्टवेयर का जो भी टारगेट यूजर्स है, उनको एक यूजर मैनुअल लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए वो किसके पास रहेगा? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास, ठीक है। जो मान लीजिए उसको सॉफ्टवेयर में या टेक्नोलॉजी में उसका डिग्री हुआ होगा, ठीक है ना, उसको नॉलेज होगा, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, वो सारा चीज आपको बताएगा, इनपुट देगा। अब जाहिर सा बात है, अब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो हर यूजर के पास जा जाकर के उसको कान में जाके बोलेगा नहीं ना, हाँ भाई ऐसे यूज करो, वैसे यूज करो। तो यूजर कैसे पता चलेगा? उसको टेक्निकल राइटर के थ्रू पता चलेगा। टेक्निकल राइटर जो डॉक्यूमेंट क्राफ्ट करेगा, ठीक है ना, चाहे वो गाइड हो या चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कोई डूज एंड डोंट्स का पोर्टफोलियो हो, उसका थ्रू यूजर्स है ना समझेगा। तो कोलैब करने का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है कि एसएमई का जो ज्ञान है, एसएमई जो इनपुट दे रहा है, उसको रिले कर देना, उसको पहुंचा देना आसान भाषा में किस तक? एंड यूजर तक। तो यह है एक आपका रिले करना भी हो जा रहा और एसएमई को भी थोड़ा थोड़ा कभी असिस्ट कर देना, ठीक है। ये भी तो इसीलिए मैंने बोला कि स्पेसिफिक नॉलेज बहुत होना जरूरी है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन एंड अपडेट्स। जहां बात आ जाती है टेक्नोलॉजीज का, तो रिवीजन एंड अपडेट तो बहुत ही एसेंशियल हो ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है? चेंजिंग है, हर वक्त वो चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग का नेसेसिटी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग का डिमांड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी अपडेट होता जा रहा, अपग्रेड होता जा रहा। तो इसलिए रिवीजन एंड अपडेट का साथ अवेयर रहना एक टेक्निकल राइटर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मान लीजिए आप टेक्निकल राइटर है, ठीक है, अब आपको नॉलेज ही नहीं है, आप मान लीजिए विंडोज का है ना सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आप एक यूजर गाइड लिख रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि करंट टाइम में विंडोज का कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा उसमें क्या क्या बग्स है, उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या यूजर का बेस में हर यूजर का तो सेम डिमांड नहीं रहता ना। कोई गेमिंग यूजर रहता है, कोई मान लीजिए नॉर्मल वेब ब्लॉगिंग करेगा, किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, किसी को ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। तो हर डिमांड का हिसाब से तो उसका अलग अलग वर्जन या अलग अलग हिसाब से उसका मतलब यूटिलिटी होगा। तो ये अगर आपको पता नहीं होगा करंट रिवीजन क्या है, करंट अपडेट क्या है, अभी क्या चल रहा है, तो आप उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकिएगा। तो फॉर अ टेक्निकल राइटर इट इज मैंडेटरी, ये आवश्यक बन जाता है आपको रिवीजन एंड अपडेट के बारे में सही ज्ञान हो और आप उसको रिफ्रेश करते रहें। ऐसा नहीं कि आज आपको करंट अपडेट पता है, अब आज से एक महीना तक आप कुछ खबर लेना छोड़ ही दिया और उसके एक महीने में और 2-3 अपडेट आ गया। तो आपको कंटिन्यूअसली रिव्यूज और अपडेट का बारे जानते भी रहना है और उसको आपको इन्फॉर्म भी करते रहना है, ठीक है ना, अपना टेक्निकल राइटिंग का थ्रू। अच्छा, अब आता है यूजर सपोर्ट। इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बगैर तो यूजर के बगैर तो टेक्निकल राइटिंग अधूरा है ना। टेक्निकल राइटिंग तो है ही यूजर सपोर्ट के लिए। तो ये काफी आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी यूजर को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट इन द सेंस कि यूजर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या जो सर्विस यूज कर रहा है उसमें उसका पूरी सहायता किया जाए। कोई प्रोडक्ट आया है, अब उसको इंस्टॉल कैसे करना है नहीं पता यूजर को, उसको चालू कैसे करना है नहीं पता यूजर को, उसको आपका डीबगिंग कैसे करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है नहीं पता है यूजर को, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ रहा है, उसको कैसे ठीक करना है नहीं पता यूजर को। तो ये सब कैसे पता चले? कोई ट्रबल शूट करना है नहीं पता यूजर को। तो ये सारा चीज है ना, पता कराना किसका दायित्व है? हाँ जी, टेक्निकल राइटर का दायित्व है। तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना अच्छा तरीके से, इतना अच्छा लैंग्वेज क्लैरिटी के साथ वो पॉइंट बाय पॉइंट इतना बढ़िया से समझाएगा अपना टेक्निकल राइटिंग के थ्रू कि यूजर को कोई भी विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और कुछ भी उसका कंफ्यूजन जो आ सके वो भी दूर हो जाए। इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल राइटर को अपना बुद्धि भी चलाने का दरकार है, उसको थोड़ा सा एंटिसिपेट करना जरूरी है कि एक जो नया यूजर है जिसको टेक्निकल ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिसको उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, जो टेक सेवी नहीं है, वो अगर एक मतलब जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो उसका पास जाने वाला है, अगर वो चलाएगा तो क्या क्या समस्या उसका आ सकता है, ये सब पहले से सोच के रखना है, एनविजन करके रखना है और उस हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उस हिसाब से आपको अपना लैंग्वेज प्रेजेंट करना है ताकि सोल्यूशन ऑलरेडी रहे। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्प्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये कॉम्प्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स किस हिसाब? कॉम्प्लायंस मतलब कि आपका मतलब ओबे करके चलना, कोई चीज को फॉलो करके चलना। तो किस स्टैंडर्ड को आपको ओबे करके चलना है या किस स्टैंडर्ड का तहत आपको चलना है, दैट इज वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट हियर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। कुछ कुछ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होता है, कुछ भी इंडस्ट्री हो जाए। देखिए मेनली टेक्नोलॉजी या टेक्निकल राइटिंग आईटी स्टैंडर्ड्स के साथ आईटी इंडस्ट्री के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है।
हालांकि वो कोई भी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ रह सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आजकल हर इंडस्ट्री सेक्टर में ही है, बट आईटी के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मैंने उसका रेफरेंस दिया। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्री के साथ वो जुड़ा हुआ है उसका कुछ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रहता है, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है कि इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो ही मतलब सारा चीज सही से होगा। ठीक है ना। तो अब एक यूजर को तो उतना नहीं पता होगा ना, एक यूजर से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सारा नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स पता होगा। तो यूजर को पता करवाने का दायित्व किसका है? टेक्निकल राइटर का है। उसको है ये सारा चीज पाई टू पाई डिटेल्स अपना मतलब टेक्निकल राइटिंग का फॉर्मेट में उसको ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि यूजर पढ़ करके सारा कॉम्प्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स के बारे उसको पता चल जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रेनिंग मटेरियल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये ट्रेनिंग आपका दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका स्टाफ ट्रेनिंग और दूसरा हो सकता है आपका यूजर ट्रेनिंग। ठीक है, मतलब आप ऐसा एक मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं, आप ऐसा एक डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं जिसको पढ़ करके जो अगर यूजर डायरेक्ट उसको पढ़ रहा है तो उसको भी पूरा ट्रेन हो जाए, उसको पता चल जाए कि कैसे कैसे उसको प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर को यूज करना है विदाउट डैमेजिंग इट। ठीक है। या फिर अगर कोई आप स्टाफ को भी ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इन हाउस ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया जाता है, कभी कभी वर्कशॉप का इंतजाम किया जाता है, वो कंपनी वही सॉफ्टवेयर का द्वारा, ठीक है, कि उसका कर्मचारियों को और बेहतर तरीके से इसके रूबरू किया जाए। तो उस लिहाज से भी ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप होता है। तो चाहे आप यूजर को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप कर रहे हो या स्टाफ को ट्रेनिंग करने के लिए, आपका मतलब आपका एबिलिटी उतना होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन स्किल उतना होना चाहिए, आपका एक्सप्लेनिंग स्किल उतना होना चाहिए कि कोई भी आपका लिखा हुआ बनाया हुआ ट्रेनिंग मटेरियल पढ़ करके आसानी से समझ में आ सके। ये एक टेक्निकल राइटर का विषय है। ठीक है। फिर आ गया मिनिमाइज रिस्क एंड एरर्स। तो आपको इस तरीके से जैसे मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा एनविजनिंग जरूरी है कि क्या क्या रिस्क कर सकता है एक नया यूजर, क्या क्या एरर कर सकता है एक नया यूजर जिसको टेक्निकलिटीज के बारे में ज्ञान नहीं है, वो सारा पहले से सोच करके उसका भी बारे सावधान करना है, उसका भी बारे टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर डूज एंड डोंट्स डालना है। ठीक है, ये एक टेक्निकल राइटर का कर्तव्य है कि वो ये पहले से सोच करके डाल के रखे इंफॉर्मेशन ताकि कोई गलती नहीं हो। ठीक है। फिर है अडेप्ट टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बोला कि एक जगह में आप अगर एक महीना सारा अपडेट खोज खबर ले रहे, फिर 2 महीना आप एकदम सो गए, कुछ खोज खबर लिए ही नहीं, तो पीछे पड़ जाएंगे आप बाकी सबसे। तो आपको कंटिन्यूअसली अडेप्ट करना है। अडेप्ट मतलब खुद को एडजस्ट करना। ठीक है। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, इवॉल्विंग मतलब चेंजिंग, जो टेक्नोलॉजीज जो हर वक्त बदलते रह रहा है, जो अपडेट आता रह रहा है। ठीक है। अब आपको ये भी करना है कि इंटरनेशनल लेवल में भी आपको देखना है, सिर्फ आपका अपना देश में क्या टेक्नोलॉजीज हो रहा उसमें आपको नजर रखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बाकी देशों में भी सेम सेक्टर में क्या काम हो रहा, वहां कहाँ कितना एडवांसमेंट हुआ है, क्यों, तो ये सब भी आपको खबर खोज रखना बहुत जरूरी है ताकि आप उस लिहाज से भी सारा इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि यूजर को एक ऑल राउंड 360 डिग्री उसको नॉलेज मिले। ठीक है ना। ओके, तो ये था पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक मैं छोटा सा जल्दी करके मैं एक और आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में इसका स्पेसिफिक नीड क्या है। तो ये तो मैंने अभी तक बताया कि टेक्निकल जो राइटर होगा उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, लेकिन अब जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग तो फ्रेंच में या हिंदी में या उर्दू में टेक्निकल राइटिंग नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम लोग टेक्निकल राइटिंग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई टेक्निकल राइटर अपना काम करेगा तो उसको कुछ बात और ध्यान में रखना जरूरी है। वो बात हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है लैंग्वेज क्लैरिटी। ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आप जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, वो इस तरीके का लूसिड लैंग्वेज हो या क्लियर लैंग्वेज हो जिससे कि जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, मतलब जो बचपन से जिनका मदर टंग इंग्लिश नहीं है, उनको भी समझ में आए। ठीक है। फिर है ग्रामर एंड स्टाइल एडियरेंस। एडियरेंस मतलब फॉलो करना, मतलब आपको ग्रामर सही सही फॉलो करना पड़ेगा, आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। ये सबसे क्या होता है ना, रीडेबिलिटी इंक्रीज होता है। ठीक है। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो और पढ़ने लायक बन जाता है और पढ़ करके समझने लायक बन जाता है। तो जितना वो रीडेबल होगा उतना ज्यादा यूजर को भी ग्रास्प करने में सुविधा होगा। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। फिर है कल्चरल सेंसिटिविटी। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो ये तो डिफरेंट कल्चर्स का आदमी इंग्लिश पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ के समझ सकता है। तो जो लिख रहा हो टेक्निकल राइटर, उसको ये बात ध्यान में रख के लिखना है कि वो किस कल्चर का यूजर के लिए ये लिख रहा है, और उसका लैंग्वेज में, उसका डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ वर्ड या ऐसा कुछ स्टेटमेंट मेंशन ना हो जिससे वो वाला कल्चर हर्ट हो या कोई तरीके से उसको नुकसान पहुंचे। ठीक है ना।
फिर आ जाता है ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि पूरा विश्वीकरण, ठीक है। लोकलाइजेशन मतलब आपका कोई स्पेसिफिक जगह में ध्यान देना। तो अब इंग्लिश में आपको दोनों ही चीज़ मेंटेन रखना है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश का वो विशेषताएं मतलब मेंटेन रखिए जिससे कि एक इंडियन यूज़र भी उसको पढ़ के समझ सके, एक जापानीज यूज़र भी उसको पढ़ के समझ सके, या फिर एक अमेरिकन यूज़र भी उसको पढ़ के समझ सके, ठीक है। ये तो ये हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, क्वालिटी, ये कोई भी पढ़ के उसको समझ सके। और आपको लोकलाइजेशन का भी ध्यान रखना है कि जिस जगह का आदमी है वो उसका भी थोड़ा टच रहे। जैसे अगर आप इंडियन यूजर के लिए लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए इंडियन इंग्लिश के तरफ ज्यादा ध्यान देने का। अगर आप अमेरिकन के लिए लिख रहे हैं तो आप अमेरिकन इंग्लिश में ध्यान दीजिए। अगर आप कैरिबियन के लिए लिख रहे हैं तो उसका लोकल डायलेक्ट थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये दोनों ही चीज मेंटेन करना एक अच्छा टेक्निकल राइटर का कर्तव्य है। फिर आ गया आपका यूजर एक्सेसिबिलिटी। मतलब जितना आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले ही बोला इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो काफ़ी सारे नॉन नेटिव यूजर्स भी लेकिन इसको पढ़ेंगे जिनका मदर टंग इंग्लिश नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आपको लैंग्वेज उस हिसाब से लिखा हुआ हो ताकि जो नॉन नेटिव भी है ना, या जिसका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, जिसका लैंग्वेज या कल्चरल बैकग्राउंड वेस्टर्न नहीं है, जो ईस्ट से बिलोंग करता है, या कोई भी नॉन नेटिव इंग्लिश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके लिए भी, एक नॉन नेटिव के लिए भी आपका डॉक्यूमेंट उतना ही एक्सेसिबल हो, उतना ही अंडरस्टैंडेबल हो जितना एक नेटिव के लिए। ये बैलेंस आपको करना है। फिर आ जाता है टेक्निकल एडिटिंग फॉर क्लैरिटी। अब क्या है कि इंग्लिश वर्ड मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने का एक सुविधा यह है कि कुछ भी आप टेक्निकल टर्म्स अगर यूज कर रहे हो, उसको अगर एडिट कर रहे हो तो इस तरीके से वो करे ताकि सब कोई को वो बराबर समझ में आए, ठीक है। फिर इसी रिलेटेड एक और पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी। देखिए इसको हम लोग जार्गन भी कह सकते हैं, जार्गन या नॉमेनक्लेचर कह सकते हैं। हर फील्ड में है ना कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करें तो उसका साइंस का एक्सक्लूसिव कुछ वर्ड्स रहता है, ठीक है। अगर हम लोग लिटरेचर के बारे में डिस्कस करें, अगर हम लोग थ्योरी के बारे में डिस्कस करें, अगर साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करें, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का अपना अपना एक्सक्लूसिव कुछ टर्म्स एंड लाइक वर्ड्स रहता है, ठीक है। उसको हम लोग टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं, या नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, या जार्गन बोलते हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना है, टेक्निकल राइटर को ध्यान रखना है कि वो हमेशा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज करे या स्टैंडर्ड टर्म्स का यूज करे, कोई स्लैंग यूज ना करे, कोई कैजुअल वर्ड यूज ना करे। प्रोफेशनलिज्म इसमें बहुत जरूरी है। आप एक टेक्निकल राइटिंग लिख रहे हैं, आप कोई पर्सनल नैरेटिव नहीं लिख रहे हैं, आप कोई लेटर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप कोई नॉवेल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ इमेजिनेशन का रोल नहीं है। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म और क्लैरिटी एकदम पहले पैमाने में होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फिर आता है आखिरी पॉइंट जो कि है एडेप्टेशन टू लैंग्वेज ट्रेंड्स। यानी कि आपको जो लैंग्वेज ट्रेंड्स है, देखिए हर लैंग्वेज क्योंकि एक बहुत ही फ्लोइंग, जैसे टेक्नोलॉजी भी एक फ्लोइंग चीज़ है, एवर चेंजिंग चीज़ है, वैसे लैंग्वेज भी एक फ्लोइंग चीज़ है, एवर चेंजिंग चीज़ है। आज से 70 साल पहले, आज से 80 साल पहले जैसे लैंग्वेज यूज़ होता था, आज वैसे एक लैंग्वेज नहीं यूज़ होता। तो आपको ख्याल रखना है कि मॉडर्न ज़माने का आदमी, अभी का आदमी को जैसे लैंग्वेज को यूज करने में वो मतलब अभ्यस्त है, उसी तरीके से आप डाले। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये एक टेक्निकल राइटर के लिए ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था सारा पॉइंट्स। आशा करते हैं आपको एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेक्निकल राइटिंग बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसका आगे का जितना भी पार्ट्स है सारे एक एक करके आते रहेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड।